चलो ध्यान दो आप लोग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दो तरह का कंडक्टेंस आया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी ग्राफ के एक्स्ट्रापोलेटिंग से कंडक्टेंस निकल गया था, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट नहीं हो पाया था क्योंकि ग्राफ कुछ उल्टा पुल्टा आ गया था। आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को निकाला जाता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। आप हेडिंग डाले हुए हैं कौन चीज़? कोलरास्ट लॉ। एक्चुअल में इसको हम लोग कोलरास्ट लॉ की मदद से ही निकाल सकते हैं। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे सिंस कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये एक्चुअल में जो बात अभी लिखा रहे हैं ना, ये लॉ नहीं है। ये लॉ आया क्यों, ये लिखा रहे हैं। सिंस कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय extrapolating of graph hence Kohlrausch gives a law to calculate it. अब ये कोलरास्ट का लॉ क्या है, इसका नियम क्या है, इस नियम को देखिए। नियम को लिखो तो लिख देना कोलरास्ट लॉ। मेन कोलरास्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो अब लिखाया जा रहा है। लिखिए नीचे रो देखिए। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बगल में ना ब्रैकेट में लिख दो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग और वीक एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ SUM इज इक्वल टू सम ऑफ। शुरुआत कहाँ से की हैं अभी आप? कोलरास्ट लॉ का पहला वर्ड क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस से पहले मोलर लगा दीजिए, वो वर्ड भूल गए हम बोलना। मोलर कंडक्टेंस, मोलर MOLAR। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट
एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या उल्टा हम लिखा दिए होंगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ cation and molar conductance of anion. Molar conductance of cation and molar conductance of anion multiply by a number given in per formula unit, given in per formula unit. जो स्टेटमेंट बोला गया है वो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हम जब काम इस पर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल नीचे में एरो देखिए, एक और लाइन लिखिए, इसी से संबंधित यह लाइन लिखेंगे। मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन at zero concentration or infinite dilution is independent of the sources, independent of the sources from which, independent of the sources in which it is produced, in which it is produced। आपको ये स्टेटमेंट भी समझ में नहीं आएगा जब तक हम कुछ लिखेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी तक हम आपको लिखाए हैं, अब समझ लीजिए, समझने के बाद आपको सारा बात समझ में आ जाएगा कि वो क्या क्या है। वो उतना भारी है नहीं जितना लैंग्वेज टफ लग रहा है आपको। दिखेगा इधर, जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पर नहीं निकाल सके तो कोलरास ने एक लॉ दिया, और इस लॉ के तहत उन्होंने क्या कहा सो सुनिए। ये लॉ उन्होंने किसी स्पेशल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं दिया, ये लॉ उन्होंने दोनों के लिए दिया। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट, कहीं भी ये एप्लीकेबल है। क्या है लॉ? सो देखो, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? मोलर कंडक्टेंस। और यदि हम यहाँ पर ये साइन लगा दें तो यही कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी में हम यदि जीरो लगा देते तो कहलाता मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। यहाँ पर यदि जीरो लगा देते तो कहलाता मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, जैसे Al2SO4 का होल 3, अल्युमिनियम सल्फेट है, यह पानी में डालोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डालोगे ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। तो इन्होंने कहा कि इसका जो मोलर कंडक्टेंस होगा ना, इसके केटायन के मोलर कंडक्टेंस और इसके एनायन के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होगा। तो ये टूटेगा कैसे सो बताइए तो? ये जो Al3 अल्युमिनियम आयन देगा 2 गो, और 3 को क्या देगा? सल्फेट आयन। तो यहाँ पर लिखते हैं हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अल्युमिनियम आयन, क्योंकि उसका केटायन तो अल्युमिनियम ही है ना, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन दैट इज सल्फेट आयन, मल्टीप्लाई बाय ए नंबर गिवन इन पर फॉर्मूला यूनिट। पर फॉर्मूला यूनिट में केटायन कितना है? 2। पर फॉर्मूला यूनिट मतलब एक यूनिट इलेक्ट्रोलाइट, यानी एक यूनिट मॉलिक्यूल में अल्युमिनियम का टोटल कितना केटायन बनेगा? 2। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। SO4 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो क्या ये बहुत भारी लग गया?
इसी तरह से यदि उस उन्हीं का स्टेटमेंट पर हम दूसरे पर काम करें, जैसे मोलर कंडक्टेंस ऑफ H2SO4, बताइए तो अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पता चला क्या है कि ये जब भी देगा तो 2H प्लस देगा, और प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 माइनस माइनस, और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ से भी गुना करना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सल्फेट आयन तो केवल एक ही ना बनेगा। इसी प्रकार मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, बताइए क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। इसी प्रकार मोलर कंडक्टेंस ऑफ AgCl एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में घुलता उलता नहीं है, या बहुत कम, रेयर, बहुत कम। तो ये मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ag प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। बिल्कुल इसी प्रकार मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COH इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस, जिसको हम लोग एसीटेट आयन कहते हैं, एंड प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस। इसी प्रकार मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन CH3COO माइनस, और प्लस हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस। समझ में आ गया बात? अब पहला बात जो लिखे हैं वो आप लॉ में जो लिखा हुआ है वो बात अब आप समझ चुके हैं, शायद उसमें आपको परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। लॉ के अनुसार आप किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो इक्वेशन है इसको आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं, वह थोड़ा सपोर्टिव बात है, वह एक्स्ट्रा बात है जो आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्सेस फ्रॉम विच इट इज प्रोड्यूस। इसका क्या मतलब है इसको देखो, ये एनायन है ना, उन्होंने मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन का चर्चा किया, तो ये एनायन है ना, है तो आयन ही ना, ये भी तो आयन ही है, ये भी है Cl माइनस, ये भी है Cl माइनस। अब थोड़ा गौर से आप देखिए कि यह Cl माइनस मिला है हमको NaCl से, और पानी में NaCl 100% डिसोसिएट करता है, मतलब यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यानी इस Cl माइनस का जो सोर्स है वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इस Cl माइनस का सोर्स वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उन्होंने यही कहा कि Cl माइनस यदि आप उसका मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, तो उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो किस चीज़ से प्रोड्यूस हुआ है, वो किस सोर्स से आया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट से। सब केस में जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन एट मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो वैल्यू इसका NaCl के लिए होगा वही वैल्यू इसका AgCl के लिए होगा, बस उन्होंने यही कहा। अब ये बात समझ में आया? तो ये कोई मैटर नहीं करता, चूंकि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जाकर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी 100% डिसोसिएट करता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% डिसोसिएट करता है। तो वहाँ पर Cl माइनस और Cl माइनस वो कहाँ से आया है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अब जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा उसको हम सब बात को समझ चुके हैं, लेकिन हमको तो मेनली ये समझना है कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इस लॉ की मदद से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस आखिर कैसे कैलकुलेट होगा। तो अब कैलकुलेट हो जाएगा जब आप एक क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन पर बेहतर समझोगे आप इसको उतार लो पहले।
एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पर आपको बेहतर समझ में आएगा ये लॉ कि कैसे ये हेल्पफुल होता है जीरो कंसंट्रेशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को निकालने के लिए। क्वेश्चन लिखेंगे, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COONA, जो सबसे नीचे है ना लिखा हुआ, ये मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COONA कॉमा CH3CONA को क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, कॉमा HCl एंड NaCl are 96.6, comma 425 and 128 per ohm centimeter square per mole, per ohm centimeter square per mole। अरे मोलर कंडक्टेंस का यूनिट हम लिख रहे हैं, नहीं बताया गया है, रेस्पेक्टिवली पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड at infinite dilution, आपको बनाना नहीं है, आप बस इधर देखिए। ये बताओ कितने चीज़ों का चर्चा हुआ है यहाँ पर, 4 चीज़ों का। पहला क्या है, CH3CONA, इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ऑर्गेनिक में जाओगे तो ये खूब मिलेगा। दूसरा है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड। और लास्ट में चर्चा हुआ है एसिटिक एसिड का, CH3COH को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। इसका मोलर कंडक्टेंस 96.6 दिया है, इसका 425 या 28 क्या है, 25, इसका 128, और इसका मोलर कंडक्टेंस आपसे पूछ रहा है, इसी का ना पूछ रहा है। आप क्या कीजिए, कोलोरास लॉ के अनुसार इस सब को तोड़कर 4 इक्वेशन बनाइए। हम इसी यूनिट की ना बात कर रहे थे क्वेश्चन में, मोलर कंडक्टेंस का यूनिट है, या पिछले क्लास में पढ़े जब आए थे तो पहले यही बताए थे। तो यहाँ से आप सबसे पहले ये वाला लिखिए, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COONA, ये बराबर क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस। एक बात बताइए, तो इस 3 चीज़ यहाँ दिया गया है ना, इस 3 में से कोई एक को वैल्यू आपको पता है क्या, कोई दिख रहा है क्या? एक वैल्यू आपको पता है, आपको पता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COONA, और ये कितना दिया हुआ है, 96। तो हम एक काम करेंगे, डायरेक्ट इसको लिख दें यहाँ पर 96.6। कोई दिक्कत है इसमें? इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये जो भी कंडक्टेंस दिया हुआ है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दिया हुआ है। फिर दूसरे के लिए 425 के बराबर क्या लिखेंगे बताओ, इसको तोड़ कर लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए।
और फिर 128 मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। ये तीसरा, और ये तो हमको दिया नहीं है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COH, यही तो एक्चुअल में आपसे पूछ रहा है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब 4 इक्वेशन है और इस 4 इक्वेशन की मदद से ही आपको इसको निकालना पड़ेगा। यदि इतना प्लस इतना हम निकाल लें तो इतना प्लस इतना तो इतना ही होगा, और हमसे यही पूछ रहा है। यदि हम इतना प्लस इतना का मान निकाल लेंगे तो हम समझ लेंगे ना कि इसका मान निकल गया। इसको निकालने के लिए क्या करना होता है, सो देखो, पहला और दूसरा को जोड़िए। पहला दूसरा को जोड़िएगा तो आपको क्या क्या मिलेगा, राइट साइड ये देखो, तब तुमको मिलेगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और बराबर के इस साइड मिलेगा इतना प्लस इतना। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या कीजिए, तीसरा को घटा दीजिए उस दोनों में, तीसरा को घटाइएगा, तीसरा सब में ना माइनस लग जाएगा। अब देखो, इसमें माइनस लग जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा, प्लस Na से माइनस Na कट जाएगा, प्लस Cl माइनस से माइनस Cl माइनस कट जाएगा, और ये जो वैल्यू है इधर आके घट जाएगा। तो ये जब सब कटने उठने के बाद तुमको बचेगा क्या, बचेगा इधर CH3CO माइनस Na प्लस, ये कट ही गया, ये कट ही गया, तो बचा क्या, H प्लस, यानी आपको बचेगा ये प्लस ये, और इधर जो वैल्यू बचा है 100। इसका मतलब ये हुआ कि इतना प्लस इतना जो वैल्यू आया वो इसके बराबर है, और इसका मतलब इसी का मान वो है, यानी मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड निकल गया। तो ये निकला कैसे, 1 + 2 - 3, ये बराबर हो जाएगा आपको 4 के, और यहाँ से आप निकाल लेंगे खुद से इसका आंसर। तो आगे आपका काम है, यह आंसर आपको खुद निकालना है। आंसर लिखा हुआ है 388.5, इसका आंसर आपको आ जाएगा 388.5। तो आप देखिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी इस मेथड के द्वारा हम मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और 0 कंसंट्रेशन। उतार लीजिए, सॉल्यूशन है, उतार लीजिए। ये जो सारा वैल्यू यहाँ पर, ये सारा कंपोनेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये सब, ये सब, ये दिया हुआ है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उतारिए भी और सुनिए भी। इस चैप्टर का तीनों पार्ट समाप्त हो गया है। अब थोड़ा बहुत बात है ना जो एक्स्ट्रा बात है, अब आपको पढ़ना है कुछ सेल के बारे में, कुछ सेल के बारे में, जो कॉमर्शियल सेल होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अभी तक जो सेल आप पढ़ रहे थे यह सब कॉमर्शियल सेल नहीं है, यह सब लैब का मेथड है। कॉमर्शियल सेल में इसी थ्योरी का उपयोग करके हम लोग कॉमर्शियल सेल को बनाते हैं और यूज भी करते हैं। टॉर्च में जो बैटरी आप लगाते हैं, घड़ी में जो बैटरी लगाते हैं, इन्वर्टर में जो बैटरा लगा हुआ होता है, ये सब कॉमर्शियल सेल है। आप चाहें तो इसको मार्केट से ख़रीद कर टॉर्च जलाइए, घर में फैन चलाइए, इन्वर्टर बैटरी खरीद के। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर ये सब काम कैसे करता है, और ये कॉमर्शियल सेल जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, और ये बात आप भी जानते हैं ये कितने प्रकार का होता है। कॉमर्शियल सेल, मार्केट में जो बैटरी मिलता है वो 2 प्रकार का मिलता है। एक वह बैटरी जिसको एक बार यूज करके आप फेंक देते हैं, उसका दोबारा यूज आप नहीं करते हैं, और एक दूसरा बैटरी जिसको आप चार्ज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये कॉमर्शियल सेल 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है प्राइमरी सेल, दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी सेल।
या स्टोरेज सेल भी इसको हम लोग बोलते हैं। प्राइमरी सेल ही वह सेल है जिसको आप यूज नहीं करते हैं दोबारा, एक बार डिस्चार्ज होता है तो फेंक देते हैं, जैसे घड़ी का बैटरी, टॉर्च का बैटरी, वो निप्पो एवर रेडी वगैरह जो खरीदते हो। और बैटरा जो होता है इन्वर्टर में जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सब रिचार्जेबल बैटरा होता है, ये सेकेंडरी सेल है। और इस सारे फंक्शन को आपको समझना चाहिए। और ये देखिए, ये आपका सिलेबस ही नहीं, इसमें तो आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि आखिर कैसे ये जो बैटरी होता है इसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, और बैटरा कैसे चार्ज दो होते रहता है, चार्ज डिस्चार्ज होते रहता है और हम लोग यूज़ करते रहते हैं। और उसमें इलेक्ट्रिक करंट का क्या रोल है, पूरा का पूरा रोल ही उसी का है। तो इन सभी बातों को हम समझेंगे। पहले इसको उतार लीजिए, आप लिख लिए क्या? अब आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। आंसर नहीं मिला तो जो होगा सो चेक कर लीजिएगा, जो आएगा, जो कह दिए वही आएगा। अब ये नहीं आया तो हो सकता है गुना भाग में कुछ गड़बड़ी हो गया हो, चेक कर लीजिएगा अपने से, या हो सकता है आप ही गलत हो गए हो। कितना आता है? 390। अरे उतना सोचना क्या है, 96 और 196 और इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये ठीक है ना रे? और इसमें घटा दो कितना, 128। आज लेट से आए थे क्लास क्या? हाँ, कितना बचेगा ये? 3, ये 9 की 8 बचेगा, 9 और ये 3। देख लीजिए, यही होगा, तब यही होगा। अरे इसमें देखो, इसमें जोड़ घटाओ, सिंपल जोड़ घटाओ है, इसमें इतना दिमाग जो लगाना है नहीं है लगाना। यदि ये आंसर यहाँ गलत लिखा हुआ था तो आप चेक कर लीजिएगा, तनी को तो जोड़ घटाओ, मेन कंसेप्ट समझ गया ना, उसको सही कर लीजिए। लिखिए तो जल्दी इसके बारे में। कॉमर्शियल सेल ये 2 प्रकार का होता है। पहला प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल। 1 नंबर हेडिंग डालेंगे प्राइमरी सेल। तुम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में जानते हो। रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और सेम कंडीशन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दो तरफा रिएक्शन चलता है। और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है लेकिन प्रोडक्ट अपने आप रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं करता है। एक्चुअल में इसी दोनों रिएक्शन के आधार पर बनता है प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वह सेल होता है जिसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक तरफा रिएक्शन होता है। और सेकेंडरी सेल वह रिएक्शन होता है जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन किस टाइप का होता है? देखिए, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी वहाँ पर रिएक्शन निश्चित रूप से रेडॉक्स रिएक्शन होगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन देना और कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं तो कभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो संभव नहीं है। तो एक्चुअल में यहाँ पर होता है इरिवर्सिबल रेडॉक्स रिएक्शन और यहाँ पर होता है रिवर्सिबल रेडॉक्स रिएक्शन। इसको डिफाइन कीजिए, देखिए सेल इन विच irreversible redox reaction occurs, cell in which irreversible redox reaction occurs is called primary cell. Cell in which irreversible redox reaction occurs is called primary cell. Cell in which irreversible redox reaction occurs is called primary cell. It is not chargeable, hence
it is not chargeable, hence it is impossible to use, hence it is impossible to use it again, hence it is impossible to use it again। मतलब आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लिखेंगे, HG सेल, ड्राई सेल, HG सेल वो बैटरी खिलौना में जो बैटरी लगता है ना घड़ी में, वो छोटा बटन टाइप का जो बैटरी होता है वही HG सेल होता है। और ये ड्राई सेल बैटरी, ये टॉर्च वगैरह में जो निपो वगैरह का लगता है उसी सब को हम लोग ड्राई सेल कहते हैं। कल हम सभी सेल को एक एक करके उसका इंटरनल पार्ट बताएंगे कि उसके अंदर कैसे वो फिट रहता है, कैसे वो केमिकल रिएक्शन करता है, किस तरह से वो चार्ज नहीं हो सकता है और क्यों चार्ज हो जाता है। उम्मीद करते हैं कल ये चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए, पूरा चांस बन रहा है। आइए आगे की बात नेक्स्ट क्लास में। Peace.